डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी मुख्य विषय लेकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए हम ये पांचवा प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय। इसमें पहला खंड ही है हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका। उसका हम पहली इकाई साहित्य और इतिहास का अंतः संबंध ये लेकर आज उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले कक्षा में हमने इतिहास क्या है, फिर उस इतिहास लेखन के चरण क्या हैं और फिर उनकी पद्धति क्या है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम विशेष रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार लिखा गया, वो कहाँ से शुरू हुआ, किन लोगों की रचनाएं हुई और फिर वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, उसके हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मैंने इन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का इतिहास एक जानने का प्रयास करेंगे। तो हम देखें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो हम कह सकते हैं एक तरह से मध्यकाल में ही आरंभ हो गई थी। हालांकि मध्यकाल में जो रचनाएं हुई वो वार्ता साहित्य के रूप में हुई और उस समय एक संकलन मात्र का प्रयास दिखाई पड़ता है। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ वल्लभ संप्रदाय के थे, तो इन्होंने पहले 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी 16वीं शताब्दी में और इसमें उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के जो भक्त थे, जो उसमें दीक्षित लोग थे और वो सब के सब रचनाएं करने वाले लोग थे। अधिकतर वल्लभ संप्रदाय की ये विशेषता रही है कि उसके जो भक्तगण थे उसमें से बहुत सारे थे जो कि स्वयं कवि थे, स्वयं भगवान की स्तुति बना करके रचना करके और उसका गान किया करते थे। तो उनके ऐसे भक्त लोगों की, ऐसे रचनाकारों के विषय में उन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता में संकलन किया है, उनके विषय में बताया है। यद्यपि इसमें कोई एक रूपता नहीं है, यानी सबका समय दिया ही हो ऐसा नहीं है, तो बहुत व्यवस्थित नहीं है, लेकिन 84 नाम इसमें अवश्य मिलते हैं जिन्होंने उस समय में 16वीं शताब्दी में या उसके पहले से रचनाएं उन्होंने की है। फिर गोकुलनाथ ने ही दूसरी एक वार्ता लिखी 252 वैष्णवन की वार्ता। तो ये 252 वैष्णवन में जैसा कि नाम से स्पष्ट है 252 लोगों की, रचनाकारों की या उनके कवियों की जो कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। तो उनकी एक सूची, उनका एक परिचय वहाँ पर मिलता है। तो ये दोनों, एक तो इसको हम इतिहास इसलिए नहीं कह सकते कि एक तो ये वल्लभ संप्रदाय से के संदर्भ में ही था, ये सारे लोगों की बातें नहीं कर रहा था, ये केवल वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहा था। और दूसरी बात है कि इसमें जो संकलन है भी, तो उसमें बिल्कुल भी एक रूपता नहीं है। किसी लेखक का जन्म तिथि बताई गई है, किसी की नहीं बताई गई, किसी की रचना तिथि बताई गई, किसी की नहीं बताई गई, किसी की रचनाओं का विस्तृत वर्णन है, किसी की रचनाएं उतना उसमें नहीं भी सारी रचनाओं का नाम दिया है। तो इस प्रकार से कोई एक रूपता नहीं है। तो ये सीधे इतिहास नहीं है, लेकिन जैसे कि पिछली कक्षा में भी हमने बात की थी कि इतिहास लेखन जब शुरू होता है तो उसके पास सामग्री होना चाहिए। तो ये आधारभूत सामग्री प्रदान करने का काम इन दोनों ग्रंथों ने अवश्य किया। इसी परंपरा में 16वीं शताब्दी का एक और ग्रंथ मिलता है भक्तमाल, जिसके लेखक नाभादास हैं और इसमें भी इसी प्रकार से भक्त कवियों के परिचय उसमें मिलता है और उनकी रचनाओं का नाम मिलता है। ये मध्यकाल में हुआ जब इस तरह का लिखा गया। दो और ग्रंथ मध्यकाल के हमें मिलते हैं। एक कवि समय, ये ग्रंथ मिलता नहीं है लेकिन इसका उल्लेख मिलता है। कवि समय तुलसी नाम के एक रचनाकार थे जिन्होंने काफ़ी रचनाकारों को
उसमें काफ़ी सूची दी है लेखकों कवियों की। और एक दूसरा कालिदास हजारा करके मिलता है जिसमें 1000 कवियों की सूची है, और ये भी कालिदास नाम के एक रचनाकार थे, वो मध्यकाल के, उन्होंने ये किया है। तो ये सभी जो काम हैं वो आधारभूत बस काम है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जो वास्तव में शुरू हुआ उसको हम कह सकते हैं वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब आधुनिक भारतीय भाषा बनी, जब आधुनिक हिंदी बनी। आज जिस हिंदी को हम पढ़ रहे हैं, जिस हिंदी में मैं बात कर रही हूँ, ये हिंदी जब, इस हिंदी की जब शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी में, तब इस बात का भी माने ख्याल आया कि इसमें लिखे गए साहित्य का एक ऐतिहासिक अध्ययन होना चाहिए। इस भाषा में इसका हिंदी भाषा के साहित्य को इतिहास भी लिखना चाहिए। और सबसे पहले इस पर जिसने ध्यान दिया वो एक फ्रेंच विद्वान थे, गार्सा द तासी। ये गार्सा द तासी ने पहला ये काम किया, पहली बार उन्होंने प्रयत्न किया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का। उनका फ्रेंच में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। ये पूरी तरह से फ्रेंच भाषा में लिखी हुई पुस्तक थी, जिसमें इसमें भी उन्होंने अधिक संकलन का ही काम ज़्यादा किया। इसमें भी उन्होंने जितने जैसा पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि उन्होंने बहुत सारे हिंदी लेखकों, जो भी उनको हिंदी लेखकों की रचनाएं और हिंदी लेखकों के नाम मिले, उन्होंने अपनी पुस्तक में उनको सम्मिलित किया और उनको एक आकारादिक्रम से, वर्णानुक्रम से, मतलब अ से शुरू होने वाले, फिर आ, फिर ई, तो इस प्रकार आकारादिक्रम से उनको व्यवस्थित करके अपने पुस्तक में रखा। ये भी आधारभूत काम ही किया। जब आगे जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हुआ तो जो लिखने वाले थे उनको इनकी पुस्तक से बहुत सारे जानकारी उपलब्ध हो गई। कम से कम लेखकों के नाम और लेखकों रचनाओं के लिए उनको भटकना नहीं पड़ा, यहाँ पर व्यवस्थित रूप से उनको मिली। उसका काल निर्णय और बाकी चीज़ों का जो है वो करना शेष था, वो बाद के लेखकों ने किया, बाद के इतिहास लेखकों ने किया, उनका काम हुआ। लेकिन एक जिसको कहें कि बेसिक डाटाबेस यहाँ पर इस पुस्तक से उन्हें मिला। इस ग्रंथ का प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ। और ये कहते हैं, मतलब फ्रेंच भाषा का ये ग्रंथ है जैसे मैंने बताया, और इसको प्रथम इतिहास कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन ये वास्तविक इतिहास नहीं है। फिर इसके बाद शिव सिंह सरोज नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने 1883 में इसी प्रकार का संकलन यहाँ भारत में किया और वो 500 कवियों का परिचय उन्होंने अपने ग्रंथ में शिव सिंह सरोज में दिया। तो ये भी वही संकलन ही है, उसमें भी वर्णानुक्रम पद्धति से कवियों और उनकी रचनाओं का संकलन मिलता है। यह भी आगे इतिहास लेखकों के लिए एक डाटाबेस के रूप में काम में आया। इसके बाद जो सच में जो प्रथम इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का कहना चाहिए, वो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने भारत की भाषाओं के लिए बहुत काम किया। इन्होंने बहुत पूरा सर्वेक्षण किया पूरे भारत में कौन कौन सी भाषा है, कहाँ से वो भाषा बनी, कैसे, ये पूरा बहुत काफ़ी बड़ा काम उनको भाषा को लेकर के है। और फिर उन्होंने इसी में उन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये ग्रंथ लिखा, काफ़ी बड़ा ग्रंथ है। और इसमें केवल हिंदी ही नहीं, भारत की तमाम भाषाओं जो भारत में चल रही थी, अंग्रेज़ी के सिवा, ये अंग्रेज़ों के आने के कारण जो परिस्थितियां बदली, उसके पहले और उस समय भी जो विभिन्न भाषाएं, देशी भाषाएं थीं, उनको लेकर के, उनके साहित्य का अध्ययन करके उन्होंने ये पुस्तक बनाई। ये आरंभिक पुस्तक है, इसमें सूचनाएं कम है और जैसा कि मैंने कहा ये केवल हिंदी की नहीं है, ये अन्य भाषाओं के लिए भी है। तो इसलिए इसमें हिंदी संबंधी इतिहास कम आ पाया है, लेकिन तो भी ये आधारभूत ग्रंथ के रूप में ये महत्वपूर्ण है। और चूँकि हिंदी एक काफ़ी बड़े प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा थी, तो इसलिए मुख्य रूप से इसमें हिंदी का लिटरेचर की बात की गई है।
तो ये एक इसको कहा गया कि ये 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अंग्रेज़ों ने एक संस्था बनाई थी यहाँ के सांस्कृतिक और भाषिक अध्ययन के लिए। तो वहाँ से ये उसकी पत्रिका निकलती थी, उसके विशेषांक के रूप में ये पुस्तक निकली थी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसको कि एक बात के आलोचक किशोरीलाल गुप्त जी ने प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा कि यही पहला इतिहास है, इसको कहना चाहिए। इसमें पहली बार कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया गया और उसको एक व्यवस्था दी गई कि किस तरह से हम साहित्य के इतिहास को देख सकते हैं। हालांकि इसमें केवल कवियों की ही बात की गई, गद्य लेखकों इत्यादि का इसमें कोई चर्चा विशेष नहीं मिलती है। तो ये इसमें खाली हिंदी कवियों की ही बात हुई है। हालांकि हिंदी कवि माने जो आरंभिक हिंदी साहित्य का इतिहास है वो काव्य का ही इतिहास है, क्योंकि पहले जो साहित्य का अर्थ काव्य ही होता था, सारा पद्य में ही होता था। तो इसलिए तो भले ना इसमें केवल कवियों की बात की गई हो, तो भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में, इतिहास के संबंध में ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। काफ़ी प्रारंभिक पुस्तक होने के बावजूद इसमें काफ़ी काम किया गया है। इसी समय 1913 में 3 भाग में मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित हुई और इसमें भी काल विभाजन किया गया, संकलन हुआ सामग्री का और फिर उसका वर्गीकरण काल क्रमानुसार करते हुए। तो ये भी इन्होंने भी आधार रखा आगे साहित्य लेखन का, और इसमें भी काफ़ी एकत्र किया। कहते हैं 5000 लेखकों का संकलन इसमें हुआ। 3 भाग ये 1913 में प्रकाशित हुए, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ और ये एक व्यवस्थित इसमें भी इतिहास बताने का प्रयत्न एक दिखाई पड़ा। लेकिन ये भी प्रारंभिक काम है और ये भी पूरी तरह से जो हमने पिछली कक्षा में 3 चरण पढ़े थे इतिहास लेखन के, सामग्री संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण, तो पहले 2 चरण को यहाँ तक पार हो गए पहले 2 चरण। तीसरा विश्लेषण और मूल्यांकन वाला जो चरण है वो अभी पार होना शेष था हिंदी साहित्य के लिए। वो काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो पहला व्यवस्थित कहना चाहिए कि जो हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास मिला वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मिला। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का उनका ग्रंथ बाद में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ, लेकिन मूल रूप में ये 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर, हिंदी का जो आज तक का सबसे बड़ा शब्दकोश है, सबसे प्रामाणिक शब्दकोश भी कह सकते हैं, जितनी सूचनाएं इसमें मिलती हैं उतनी और कहीं नहीं मिलती। उस हिंदी शब्द सागर के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसकी भूमिका के रूप में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिख दिया, जो कि बाद में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी प्रकाशित हुआ। तो इसमें उन्होंने वो बात की जो हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ी थी, विधेयात्मक पद्धति, एक पॉजिटिवली एक सकारात्मकता के साथ जो भी रचनाएं हैं हमारे सामने उपलब्ध हैं उसकी वो किन युगीन परिस्थितियों में उपजी, क्या परिस्थितियां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रहीं, जिसके बीच में लेखकों ने ये इस तरह की रचनाएं की, उसके संदर्भ में बात हुई। युग प्रवृत्ति के संदर्भ में बात हुई। व्यवस्थित रूप से कालक्रम के अनुसार काल विभाजन किया गया, उनका नामकरण किया गया। जो आज हम आदिकाल, भक्तिकाल, पूर्व भक्तिकाल, उत्तर भक्तिकाल और फिर आधुनिक काल इत्यादि इत्यादि, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल, ये सब जो नाम हम पढ़ते हैं ये सारा रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य जी का दिया हुआ है। और ये पहला हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित ग्रंथ है और आज भी इसकी उपयोगिता ज्यों की त्यों है। उसके इन्होंने लिखा, इसके बाद
पूरी एक सरणी, एक बहुत सारे लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और आज भी लिख रहे हैं। आज भी जो लेखक स्थापित होना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, आलोचना और इसके इतिहास के क्षेत्र में, वो पहला जो काम करते हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। और आपको, अगर आप बाज़ार में जाएं तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अगर हज़ारों नहीं तो कई 100 पुस्तकें तो अवश्य मिल जाएंगी, लेकिन वो सब की सब इसी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा उसी पर आधारित मिलेंगी। उन्हीं के तथ्यों को बाद में अलग अलग ढंग से, अलग अलग समूह में विभाजित करके, अलग अलग अध्यायों में उन लोगों ने कहा। तो ये पूरा जो आज जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास जानते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही मुख्य रूप से दिया हुआ है। आज भी हमें कोई कुछ रेफ़र करना होता है, कुछ देखना होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जब उन्होंने लिखा था 1929 में, या बाद में उसका दूसरा भी संस्करण जो हुआ वो स्वतंत्रता पूर्व ही था, तो स्वतंत्रता के पूर्व तक की बात वो लिख सके, तो तब तक के इतिहास संबंधी कुछ भी तथ्य हमें अगर उसका प्रमाण देखना होता है, उसकी सत्यता परखनी होती है, तो हम अंततः रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को का ही आश्रय लेते हैं। तो इस तरह का ये एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। इसके बाद उसी परंपरा में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का नाम आता है। उन्होंने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। ये पूरी तरह से शुक्ल जी पर ही आधारित था, और इन्होंने, शुक्ल जी ने तो आधुनिक काल को भी लिया था, लेकिन इन्होंने भक्ति काल तक अपने को सीमित रखा किन्हीं कारणोंवश, और लेकिन वहाँ तक का उन्होंने काफ़ी अच्छा व्यवस्थित विवरण अपने ग्रंथ में दिया है। ये आचार्य शुक्ल की पद्धति पर ही है, और उन्हीं के द्वारा स्थापित तथ्यों को ही इसमें लिया गया है, लेकिन इसमें वो ये थोड़ा सा और अधिक व्यवस्थित दिखाई पड़ता है। भक्ति काल तक के लिए ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ साहित्य इतिहास के लेखन में, विशेष रूप से उसके आरंभिक काल को लेकर के, तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, जो उनकी 3 पुस्तकें इतिहास संबंधी हैं और तीनों बेहद महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव व विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों की तीनों बेहद महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और इसमें इन्होंने पूरा बहुत विस्तार से, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है उनके व्याख्यानों का संकलन है, और उन व्याख्यानों में उन्होंने बहुत बारीकी से उस पूरे समय की, उस पूरे कालखंड की, उस पूरा उसके विवरण की उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से का विश्लेषण करते हुए और पूरी बातें बताई हैं। बहुत सारी इनकी मान्यताएं हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से मेल खाती हैं, और कुछ एक ऐसी भी हैं जिसमें उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से आगे बढ़ करके उनकी बातों से आगे बढ़ करके और उनको साबित किया है, उसको और अधिक स्पष्ट किया है। कुछ अस्पष्टता जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी में रह गई थी, उन सभी बातों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अधिक स्पष्ट करने की कोशिश की है, और हिंदी साहित्य का इतिहास अधिकाधिक प्रामाणिक रूप से और अधिकाधिक स्पष्ट रूप से सामने आए, इसका प्रयास उन्होंने किया है। इसके बाद बहुत लंबी एक सरणी है, बहुत सारे नाम हमें मिलेंगे, जिसमें कि ये धीरेन्द्र वर्मा जी, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र ने जब अपनी पुस्तक प्रकाशित की, उसके पहले तक जितने भी इतिहास लिखे जा चुके थे उन सभी को लेकर, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से लेकर के और उस समय डॉक्टर नगेंद्र के समय तक जितने इतिहास लिखे जा सकते थे, उन सभी इतिहासों का निचोड़ और लेकर के उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है।
और उसमें सभी बातों को, सभी की जो अच्छी बातें हैं उनको ली गई हैं। और कुछ नगेंद्र जी का अपना स्वयं का भी विश्लेषण उसमें आया है। इन सारी तथ्यों को उन्होंने पहले से लिया और उसको फिर अपने तरीके से विश्लेषित करके प्रस्तुत किया है, जो कि माने काफ़ी व्यवस्थित कहा जा सकता है और काफ़ी विस्तृत भी है। तो वो एक महत्वपूर्ण है। एक डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की हम बात कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने तथ्यात्मक रूप से चीज़ों को रखने की कोशिश की है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये जो है सारी ये सरणी है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का हम इतिहास कह सकते हैं कि ये सारा हुआ। इसमें से कुछ जो प्रतिनिधि जिनको हम कहेंगे, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं, तीनों की तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का जो है वो महत्वपूर्ण है। हमने पद्धतियों की बात की थी, तो उसमें वैज्ञानिक पद्धति एक थी, तो उस वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने लिखने का प्रयास किया है, एक वो है। और अंतिम जो समाजशास्त्रीय पद्धति थी, जिसकी चर्चा हमने पहले की हुई है, उसके आधार पर जो एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा गया, वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की ओर से लिखा गया। उनकी दृष्टि मार्क्सवादी थी और मार्क्सवाद एक ख़ास तरीके से समाज को बने वो दो वर्गों में, शोषक और शोषित वर्गों में बांट करके लिखता है, बांट करके समाज को देखता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उनका है और उनकी कला और साहित्य को लेकर के भी एक विशिष्ट दृष्टि विकसित होती है। उस दृष्टि से साहित्य के इतिहास का विश्लेषण करके डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने प्रस्तुत किया, जिसमें कि शोषक वर्ग का साहित्य और शोषित वर्ग का साहित्य और कैसे एक दूसरे को दोनों प्रभावित करते हैं, और पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार, किस धारा के साथ ज़्यादा जुड़ता है, किस धारा के साथ जाता है, ये उन्होंने ये पूरी चर्चा की है उसमें। और इसलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा का इतिहास ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए, क्योंकि उसमें एक अलग, एक विशिष्ट दृष्टि उसमें अपनाई गई है। तो ये सारे इतिहास ग्रंथ हैं जो कि हिंदी के साहित्य के संदर्भ में मिलते हैं। अब इस पाठ के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम थोड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं क्या हैं, क्या इन ग्रंथों में कहाँ क्या लूप होल्स हैं, क्या चीज़ें रह गई हैं, उसके विषय में हम थोड़े चर्चा करते हैं। या सामान्य रूप से भी इतिहास लेखन जब करने जाएं, किसी भी साहित्य का इतिहास लेखन करने जाएं, तो उसमें क्या समस्या आती है वो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहली जो समस्या भाषा की समस्या आती है कि उस भाषा का आरंभ ही हम कहाँ से, हिंदी के लिए खास करके, जैसे हिंदी कहाँ, किस जगह से हम माने कि वो हिंदी है और वहाँ से वो उसका इतिहास शुरू होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बहुत अच्छी तरह से विद्वानों को बैठ करके विचार विमर्श करके और इस पर शोध और अध्ययन करके और इसको सुलझाना पड़ता है। भाषाएं हमेशा सतत प्रवाहमान होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक भाषा कभी चल रही है और फिर वो ख़त्म हुई और दूसरी भाषा शुरू हुई, ऐसा नहीं है। संस्कृत ऐसा नहीं है कि एक समय था जब संस्कृत चल रही थी और संस्कृत एक ख़त्म हुई और हिंदी शुरू हुई, ऐसा नहीं। संस्कृत साहित्य चल रहा था, उसके उसी में आगे चल कर के प्राकृत साहित्य बना, पाली साहित्य हुआ, उसके भी आगे बढ़े। ये परिवर्तन होता कैसे है? ये परिवर्तन होता है कि लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से संपर्क, भाषा का मुख्य काम है संपर्क करना। तो जब संपर्क करने के लिए एक दूसरे के भाषा को अपनाने के प्रयत्न करते हैं, उनके शब्दों को अपनाने के प्रयत्न करते हैं, तो उनकी अपनी भाषा भी थोड़ी सी बदल जाती है। तो इस तरह से परिवर्तन, तो जो जन की भाषा होती है वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। साहित्य की जो भाषा है वो अपेक्षाकृत रूढ़ होती है।
उसमें जल्दी परिवर्तन नहीं आता। लेकिन फिर जब लेखक देखता है कि अरे जो लोगों में बोली जा रही भाषा है, मैं उस भाषा से बहुत अलग भाषा में लिख रहा हूँ, तब वो भी फिर प्रयत्न करता है कि वो जन भाषा में लिखे। तो इस तरह से साहित्य की भाषा भी बदलती है। तो हिंदी को लेकर के, जब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की हम बात करें, तो हिंदी को लेकर के ये समस्या हुई कि हम हिंदी को की शुरुआत कहाँ से माने कि ये हिंदी है। एक समय तो वो संस्कृत थी, फिर पाली आई, प्राकृत आई, और फिर उसके बाद अपभ्रंश आई, अवहट्ट आई, और फिर हिंदी की जो क्षेत्रीय बोलियां शुरू हुई। तो ये हिंदी वस्तुतः कहाँ से बनी? इतिहास साहित्य के कौन से ग्रंथ सबसे पहले हम माने जाएंगे कि इस भाषा हिंदी भाषा में लिखे गए? तो ये एक भाषा की समस्या बहुत बड़ी होती है, जिसको कि हर इतिहास लेखक को सुलझाना पड़ता है। फिर दूसरा जो इसी में है कि आरंभिक काल, जो हमने चर्चा कर ही ली कि वो आरंभ भाषा, फिर वो उसका आरंभ कहाँ से हुआ, इसकी चर्चा हमने कर ही ली कि कहाँ से हम माने कि कौन सा वो सीमा है कि इसके पहले तक की जो भाषाएं रचनाएं हैं वो तो दूसरी भाषा में, यहाँ से हम मानेंगे कि ये हिंदी की रचना है। तो ये भी आरंभिक काल की भी बहुत बड़ी समस्या होती है। और हिंदी में भी किसी ने 7वीं 8वीं शताब्दी से माना है कि हिंदी की शुरुआत और हिंदी के साहित्य रचना है, किसी ने 10वीं शताब्दी से माना है, किसी कोई और भी बात से मानते हैं। तो ये भी एक समस्या है और विवाद का प्रश्न रहता है। दूसरा कि किन रचनाओं और रचनाकारों को हम उस में शामिल करेंगे। जैसे कि जो आरंभिक काल है, आदिकाल है, तो उसमें ये चर्चा हुई कि हम नाथों के साहित्य को या सिद्धों के साहित्य को रखें या न रखें। तो ये सारी समस्याएं भी जो है वो लेखक के, इतिहास लेखक के सामने आती है, जिससे उसको दो चार होना पड़ता है और उसको अपने विवेक से तथ्यों के आधार पर और मान्यताओं के आधार पर, जो विद्वानों के मत हैं उनके आधार पर ये तय करना पड़ता है कि वो उस विशिष्ट कालखंड में, उस विशिष्ट समूह में किन किन रचनाओं और किन किन रचनाकारों को जगह दे। ये एक महत्वपूर्ण काम है। ये 3 मुख्य बिंदु हैं जो किसी भी भाषा के इतिहास, साहित्य के इतिहास के में आती हैं और हिंदी में भी आई। आज भी कुछ चीज़ें विवाद का विषय बनती हैं, उस पर बहसें होती हैं, लेकिन फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन तीनों प्रश्नों को काफ़ी हल किया। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया और बाद के जो इतिहास लेखक हैं उसी परंपरा में बढ़ते हुए इसको पूरा इसको पार कर रहे हैं और हमारे सामने एक हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास आज है। तो ये हुआ इतिहास और साहित्य का अंतः संबंध हमने पिछली कक्षा और इस कक्षा में किया। आज आप इस पाठ को पढ़िए और अगर आपको कोई प्रश्न आता है, कोई कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं baou.ba.hindi@gmail.com। आगे हम और इसके आगे की कक्षाएं हम करेंगे, तब मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। स्वाध्यायः परः।